हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अर्थात आंकिक समाकलन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसमें हम दो रूल देखेंगे, सिम्पसन रूल और ट्रेपीजॉइडल रूल। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियो का जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो में कोई एरर आती है तो उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा। यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके हमें बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है y = fx का, जो x एक्सिस है, यहाँ पे आपकी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। और ये ग्राफ आपको दिया गया है। आपको ये डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पता होगा y dx या फिर fx dx, जो x = a से लेकर के x = b, यानी x = a आपकी लोअर लिमिट है, x = b आपकी अपर लिमिट है। ये जो इंटीग्रेशन होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है एरिया बाउंडेड बाई x = a, राइट। x = a, तो पहले इसको देखते हैं x = a का क्या मतलब है, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x = a है, और आपको पता है कि जब आप राइट जाते हैं या फिर लेफ्ट जाते हैं तो आपका x का मान बदलता है, लेकिन जब आप x = a से टॉप जाएं या बॉटम जाएं तो x का मान सेम रहता है, क्योंकि टॉप और बॉटम जाने पे केवल y का मान चेंज होता है। x का मान जब आप या तो राइट जाएं या लेफ्ट जाएं तो बदलता है। तो जो x = a है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होती है। तो मुझे वो लाइन बना लेने दीजिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो बेसिकली लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x = a, राइट, x = a की लाइन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो अपर लिमिट है x = b, राइट। तो अगर x = b की मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये होगी जैसे x = a, ठीक उसी प्रकार से x = b। तो ये लाइन x = b है, ओके। ये लाइन x = b है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो ये लाइन हो गई। तो ये जो एरिया है x = a और x = b, तो लेफ्ट साइड से तो ये लाइन है, राइट साइड से आपकी ये लाइन है, राइट। और जो टॉप साइड है ये वाला, ये चीज, ये आपका y = fx है, राइट। ये आपका y = fx है। मैं बता रहा हूं कि कौन सी एरिया ये रिप्रेजेंट करता है, इसी को मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, कि कौन सी एरिया को ये इंटीग्रल बताता है। तो जो टॉप साइड है वो y = fx है, ठीक है। ये लाइन y = fx, ये कर्व रादर, ये कर्व, और x एक्सिस, राइट, y = fx और फिर ये x एक्सिस। तो आप क्या देखते हैं, ये जो इंटीग्रेशन बताता है लिमिट a to b, यानी a से लेकर के b तक y dx या फिर fx dx, ये एरिया बाउंडेड बाई x = a, यानी ये लाइन, लेफ्ट साइड में ये लाइन, राइट साइड में x = b ये लाइन, राइट। y = fx ये टॉप कर्व को बताता है, और फिर x एक्सिस यानी ये। तो आपकी जो एरिया है वो इस प्रकार से कुछ ये है, ठीक है। मैं आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो ये जो एरिया है, मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं कौन सी एरिया की बात हम कर रहे हैं। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये जो एरिया है, शेडेड एरिया, राइट, ये इंटीग्रेशन आपका ये बताता है, राइट, दिस शेडेड एरिया। आई होप मैं क्लियर हूँ। ये x = a की लाइन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में x = b। ये x = a और x = b, एक लेफ्ट साइड की बाउंड्री है, एक राइट साइड की बाउंड्री है। जो टॉप की बाउंड्री है वो y = fx है, और जो बॉटम की बाउंड्री है वो x एक्सिस। तो आई होप आई एम क्लियर कि ये कौन सी एरिया बता रहा है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो y = fx है,
ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है वो e की पावर x है, राइट। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ठीक है, फाइन। तो अगर x बराबर 0 पे बात करें तो x इक्वल टू 0 पे एक्सपोनेंशियल 1 होता है, e की पावर 0 इक्वल टू 1। एनीवे, तो अगर आप ये एरिया कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है, मान लीजिए a का मान 1 है, b का मान 4 है, ओके, और e की पावर x dx ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो सभी लोगों को पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, राइट, और लिमिट आपकी 1 to 4, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर, अपर लिमिट आपकी 4 है तो x की जगह 4 रखेंगे, माइनस e की पावर -1, ठीक। आपको बता दें e एक, आई होप आपको पता होगा e क्या है, e एक कांस्टेंट होता है। जैसे आपका पाई एक कांस्टेंट होता है, ठीक इसी प्रकार से e भी एक कांस्टेंट होता है। जैसे पाई इरेशनल होता है, इसी प्रकार से e भी एक इरेशनल नंबर होता है और वो कांस्टेंट होता है। तो पाई की वैल्यू तो सभी लोगों को पता है 3.14, ये लगभग इसके बराबर होती है। e की वैल्यू क्या होती है, तो 2 स्थान तक मैं आपको बता देता, चूंकि e कांस्टेंट है तो उसका मान कितना होता है, e का जो लगभग मान होता है 2 दशमलव तक 2.72, ये लगभग मान है, राइट। तो अगर आप e की पावर 4 करेंगे तो e की पावर 4 का मान ये होता है, राइट, e की पावर 4 54.60 होता है, और e की पावर 1 अभी मैं आपको बताया, दिस वन e की पावर 1 या फिर e ये 1 होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे e की पावर 4 का मान, तो ये हो गया 54.60 माइनस 2.72, राइट। तो ये आंसर आपका आ गया 51.88, राइट। ये जो एरिया हम निकाले हैं जिस मेथड से, उसे कहा जाता है एनालिटिकल मेथड या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मेथड, राइट। एनालिटिकल मेथड या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो fx दिया रहता है इसका इंटीग्रेशन करना संभव नहीं होता है। जब इसका इंटीग्रेशन करना संभव नहीं होता है, इस केस में हम न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करते हैं और न्यूमेरिकल मेथड से ये एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर कि जब आपका एनालिटिकल मेथड या इसी का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मेथड, ये जब फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है इंटीग्रेशन, तो उस समय हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा यहाँ पे ये fx ऐसा आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन करना या तो संभव ही नहीं है या फिर बहुत ही कठिन है, उस केस में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई होप ये जो एरिया निकालनी है वो एनालिटिकल मेथड से आपने देख लिया कि कैसे निकालते हैं। जब fx का क्लोज्ड फॉर्म दिया हो कि fx जैसे यहाँ पर e की पावर x था तो हम निकाल लेते हैं। कभी कभी ये भी संभव होता है कि fx का क्लोज्ड फॉर्म अवेलेबल नहीं है, उस केस में भी हम न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प ले करके एरिया निकालते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कभी कभी जब fx का इंटीग्रेशन करना संभव ना हो, राइट, उस केस में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे। तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है, ओके, कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, राइट। यहाँ पर मैंने सेम ग्राफ को स्ट्रेच किया है। तो जो लाइन आपने देखा था x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक, राइट, यहाँ पर x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ये जो दिया गया हिस्सा है a से लेकर b तक हमको इंटीग्रेट करता है, इसको हम बराबर भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर a से लेकर के b तक मैं 6 बराबर भागों में बांटने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पे मैं, और सभी भाग इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बराबर भागों की संख्या है
नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स वो कितने हैं यहाँ पर 6। ठीक है, देखेंगे तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठा भाग। तो मैंने ए से लेकर के बी तक इसको 6 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, हम इसको 6 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए इन जनरल इसको हम n भागों में बांट देते हैं, तो n का मान हमारे पास 6 है, राइट। और ये जो 6 भाग हैं इसको हम डिनोट करते हैं, पहले को हम डिनोट कर रहे हैं x1 से, जो दूसरा x होगा उसे x2 से, ये x3, ये x4, ये x4 है। नोटेशन का ध्यान दीजिएगा, मैंने 1 से स्टार्ट किया है, राइट। ये x1 है और x1 का मान a के बराबर है, राइट। x1 जो है a के बराबर है। उसके बाद x4 के बाद x5, ये x6 और ये x7। ठीक है, जो ये x7 है वो b के बराबर है। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग आप y1 फाइंड करते हैं, राइट। x1 के करस्पॉन्डिंग ये आपका y1 होगा। ठीक है, x2 के करस्पॉन्डिंग ये जो मान है, ये जो y का मान है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग जो मान होगा उसको हम y2 से डिनोट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, जो x3 के करस्पॉन्डिंग y का मान होगा उसे हम y3 से डिनोट कर रहे हैं। नोटेशन क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली ये x1 के करस्पॉन्डिंग, पहली बात मैंने 0 से नहीं स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये y1 है। ठीक, इसी प्रकार से ये x4 के करस्पॉन्डिंग जो y का मान आएगा उसको हम y4 से डिनोट करेंगे, राइट। और जो x5 के करस्पॉन्डिंग जो मान आएगा y का उसे हम y5 से डिनोट करेंगे। आप समझ रहे होंगे, ये नोटेशन जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, x6 के करस्पॉन्डिंग जो y का मान आएगा, जस्ट अ सेकेंड, उसे हम y6 से डिनोट करेंगे, ये हो गया y6। और जो x7 के करस्पॉन्डिंग y का मान होगा उसे हम y7 से डिनोट करेंगे, राइट, y7 से डिनोट करेंगे। ठीक, ओके। तो अब देखिए, अब थोड़ा देखिए हमने कितने बराबर भागों में बांटा था, 6 बराबर भागों में। देखिए कैसे, ये आपका पहला भाग, एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठा भाग। तो हमने 6 भागों में इसे बांट दिया था। 6 भागों में नहीं, 6 बराबर भागों में। यहां पर साफ साफ लिखा गया है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। बराबर भागों का अर्थ ये है कि इन दोनों की बीच की दूरी, किसी भी 2 x को आप ले लीजिए, ये दूरी आपकी, जस्ट ए सेकेंड मैं यहां बनाता हूं, ये जो दूरी है, ये दूरी आपकी h के बराबर है। ठीक है, तो ये दूरी h के बराबर है। मैं यहां पर क्लियरली नहीं है, किसी भी 2 x, जैसे x2 माइनस x1 h के बराबर होगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो दूरी है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 भी बराबर होगा। उसी प्रकार से ये जो दूरी है x3 माइनस x2 वो भी बराबर होगा, x4 माइनस x3 ये भी बराबर होगा, x5 माइनस x4 भी बराबर होगा। इसी प्रकार से x6 माइनस x5 भी बराबर होगा और x7 माइनस x6 भी बराबर होगा। तो ये जो बराबर दूरी होती है उसे हम स्टेप साइज कहते हैं, राइट, किसी भी 2 x के बीच की दूरी। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है, एनीवे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो दूरी है वो h के बराबर है, राइट, h के बराबर है। ठीक इसी प्रकार से ये जो दूरी है ये भी h के बराबर है। ये सारी x के बीच की दूरी क्या है, वो बराबर है और वो h के बराबर है। ठीक, h को हम स्टेप साइज कहते हैं। ठीक है, 2 क्रमागत x के बीच की दूरी। ठीक है, तभी ये इक्वल पार्ट है ना, राइट। ये h हो गया, ये h। तो थोड़ा सा देख लेते हैं।
अगर मैं x2 माइनस x1 की बात करूं तो किसके बराबर होगा? ये हो गया आपका x2 माइनस x1 इक्वल टू ये h के बराबर होगा। तो यहां से अगर आप x2 का मान निकालेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहां से अगर आप x2 का मान निकालेंगे तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, राइट। और x1 का मान आपका a के बराबर होता है, राइट। ये जो लोअर लिमिट होती है वही a होती है और वही x1 का मान होता है, ठीक है, फाइन। इसी प्रकार से आप क्या देखेंगे, x3 माइनस x2, ये दूरी आपकी x3 माइनस x2, ये भी h के बराबर होगा। ये हो गया आपका x3 माइनस x2 बराबर h। तो यहां से x3 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x2 प्लस h। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो कोई भी, मान लीजिए आपको x2 निकालना है तो इससे पहले आपका x1 होगा, उसमें h जोड़ देंगे, ठीक इसी प्रकार से अगर आपको x3 निकालना है तो जो आपने x2 निकाला उसमें आप h जोड़ देंगे, ठीक। ओके, आई होप आई एम क्लियर। जो ये दो क्रमागत x के बीच की दूरी है वो आप जोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप बताएंगे कि x7 का मान कितना होगा। x7 का मान ठीक इससे पहले x6 होगा और उसमें आप h जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए ये x7 कैसे निकालेंगे, x6 में क्या करेंगे, h को जोड़ देंगे। और ध्यान रहे ये जो लास्ट है चूंकि यही b के बराबर होगा जो कि अपर लिमिट है, ठीक है। तो x7 यहां पर इस केस में जो है वो b के बराबर है दिए गए एग्जाम्पल में, ठीक। ओके, अब थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि कोटि कितनी है, राइट। कोटि का मतलब होता है जो y का मान होता है उसे ही हम कहते हैं कोटि। आई होप आपको पता हो, जो x का मान होता है उसे हम भुज कहते हैं, एब्सिसा। जो y का मान होता है उसे कोटि कहते हैं, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कितनी कोटियां हैं। अगर हमने, चूंकि यहाँ पर हम 6 भाग में बांटे तो देखिए कोटियां कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने जब 6 बराबर भागों में बांटा तो कोटियां हमारी कितनी हैं, 7 हैं, यानी जो y का मान है वो 7 है। तो इन जनरल अगर मैं n बराबर भागों में बांटूं तो कोटियों की संख्या n+1 होगी, राइट। इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको कहेगा कि n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी n बराबर भागों में बांटा गया है। तो n बराबर भागों में अगर बांटा गया है तो कोटियों की संख्या एक ज्यादा होगी, n+1। या फिर क्वेश्चन में आपको कहेगा कि 7 कोटियां दी गई हैं, तो 7 कोटियों का मतलब 6 बराबर भागों में बांटा गया है। कोटियों से एक कम बराबर भाग में बांटा जाता है। या फिर आप ऐसे कह लें कि n बराबर भागों में बांटा गया है तो कोटियों की संख्या n+1 होगी। यहां पर 6 बराबर भाग थे तो कोटियों की संख्या 7। क्वेश्चन में कभी दूसरे तरीके से दिया रहता है। दूसरा तरीका यह है कि आपको कोटियों की संख्या दे देगा कि इतनी है, यानी n+1 है, तो बराबर भागों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसमें से एक घटा देंगे। n+1 में से एक घटा देंगे तो n आ जाएगा, 7 में से एक घटा देंगे तो 6 यहां पर। तो आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो स्टेप साइज है h का मान कैसे निकालें, ठीक है। h का मान किसके बराबर होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो पूरी दूरी है a से लेकर के b तक की, ठीक है, इसी को हम n बराबर भागों में बांट रहे हैं। a से लेकर के b की दूरी को हम n बराबर भागों में बांट रहे हैं और वही बराबर भाग जो एक हिस्सा रहा है उसे ही हम h कह रहे हैं। तो आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर बराबर भागों में बांटना है तो जितने बराबर भागों में बांटना होता है उससे भाग दे देते हैं। तो यहां पर जो h का मान है, h इज इक्वल टू, जो बांट किसको रहे हैं, ये b से लेकर के a तक की दूरी को। तो ये दूरी का मान कितना है, b माइनस a। जो यहां से लेकर के x1 से लेके x7 तक की जो डिस्टेंस है, x7 का मान b है और x1 का मान a है। तो ये जो दूरी का डिफरेंस है जिसको हम बांट रहे हैं बराबर भागों में, वो है b माइनस a, राइट, b माइनस a। और इसी को हम n बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो आपको यहां पर
एच और एन में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। ए और बी आपको हमेशा दिया रहता है, ठीक है। एच और एन में आपको एक वेरिएबल दिया रहता है और दूसरे वेरिएबल को आपको निकालना होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ए और बी तो हमेशा लिमिट दिया रहता है इंटीग्रेशन की। जो लोअर लिमिट होती है वो ए होती है, जैसे ए है यहाँ पर, और जो अपर लिमिट है वो बी है। ये हमेशा दी रहती है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको निकालना रहता है कि एच का मान और एन का मान। इस एच और एन में ये दो वेरिएबल हैं, इसमें से एक वेरिएबल दिया होता है और दूसरे को आपको निकालना रहता है, तो ये एक रिलेशन है, राइट। ठीक, तो अब देखिए यही जो एरिया है, ये जो एरिया है शेडेड एरिया, यहां से लेकर के ये वाली एरिया, ये जो एरिया है, इसका मान हम एनालिटिकल मेथड से निकाल रहे थे। इसी का मान हम अब न्यूमेरिकल मेथड से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड से हम दो रूल हैं हमारे पास, एक सिम्पसन रूल्स और एक ट्रेपीजॉइडल रूल, ठीक है। इनका अलग अलग फार्मूला होता है, वो देखेंगे, ठीक है। तो यही एरिया जो आप ए से लेकर के बी तक आप एनालिटिकल मेथड से निकाल रहे थे, एरिया बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू ए, जो ये बाउंड्री होती थी, और राइट साइड में आपकी x इक्वल टू बी ये वाली बाउंड्री होती थी, और जो टॉप की बाउंड्री होती थी y इक्वल टू एफ एक्स, और x एक्सिस के बीच में आप जो एरिया निकाल रहे थे, इसी सेम एरिया को अब हम लोग निकालेंगे सिम्पसन रूल से, सिम्पसन नियम से और समलंबी नियम से, यानी सिम्पसन रूल एंड ट्रेपीजॉइडल रूल से, ठीक है। तो अब देखिए सिम्पसन रूल और ट्रेपीजॉइडल रूल में निकालने के लिए आपको इन ऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7 के, ठीक। तो अब ये एरिया कैसे निकालते हैं, जस्ट लेट मी कॉपी दिस। ये वाला हिस्सा मुझे कॉपी कर लेने दीजिए, इसकी मुझे ज़रूरत है अगले पेज पर। आई होप आपको समझ में अभी तक आया होगा, है ये बहुत ही आसान, ठीक है। तो अगर अब हम देखेंगे कि ये जो एरिया है, जस्ट अ सेकेंड, बहुत ये जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव ऑल दीज, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, यस, फाइन। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है x बराबर a, यानी ये लेफ्ट साइड की बाउंड्री, राइट साइड की बाउंड्री x बराबर b। ध्यान रहे जो x बराबर b है वही x7 है, जो x बराबर a है वही x1 है, ये क्वेश्चन में यूज होगा। और जो टॉप की बाउंड्री है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये और x एक्सिस, इसके बीच का जो भी एरिया है वो अब हम ट्रेपीजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल से निकालेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है, फाइन। तो सिम्पसन रूल का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए सिम्पसन के दो नियम हैं, एक को 1/3 रूल, सिम्पसन का 1/3 नियम, और इसे ही हम सिम्पसन रूल भी कहते हैं, राइट। सिम्पसन रूल को सिम्पसन रूल कहिए या सिम्पसन 1/3 रूल कहिए, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a टू बी वाई डी एक्स, ये जो एरिया है a टू बी, y को हम एफ एक्स भी कहते हैं, एफ एक्स डी एक्स, ये सेम एरिया निकाली जा सकती है कैसे, h/3। h क्या है, दो क्रमागत x के बीच की दूरी, राइट, स्टेप साइज, ठीक है। किसी भी दो x के बीच की दूरी, फॉर एग्जाम्पल x5 और x6 के बीच की दूरी, x1 और x2 के बीच की दूरी, राइट, यही h है, फाइन। h/3, उसके बाद क्या है, फर्स्ट और आखिरी y1 प्लस y7, यानी ये फर्स्ट ऑर्डिनेट ये वाला और प्लस आखिरी, राइट, y1 प्लस y7 प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y5। 3 और 5 क्या होते हैं, ऑड नंबर, ऑड ऑर्डिनेट, सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस 4 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस y6, y2 प्लस y4 प्लस y6, राइट।
इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है h/3, h क्या है, स्टेप साइज, h/3 यानी ये स्टेप साइज हो गया, f प्लस एल, f प्लस एल का मतलब फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट, 2 टाइम्स o, o का मतलब होता है ऑड, o का मतलब होता है ऑड, राइट। तो ऑड में आप देखेंगे, रिमेनिंग ऑड रादर, क्योंकि 1 और 7 भी ऑड हैं, तो o का मतलब होता है सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट, जो बचे हुए शेष ऑर्डिनेट हैं y के और वो ऑड हैं, उनका सम। तो ये y3, सॉरी ये y3 और जस्ट अ सेकेंड, ये y3 और y5 ऑड हैं, तो यहां देखिए y3 प्लस y5 और उसका 2 से गुणा, प्लस 4 टाइम्स e, ये जो इवन ऑर्डिनेट हैं y2, y4, y6, राइट। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो ये जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका सिम्पसन 1/3 रूल का, वो ये है h/3, राइट, h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट यानी y1 प्लस y7 इस एग्जाम्पल के लिए, प्लस 2 टाइम्स o यानी 2 टाइम्स o का मतलब सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट, जो बचे हुए ऑड ऑर्डिनेट हैं। तो ऑड कौन कौन से बचे, ये y1 और y7 तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं फर्स्ट और लास्ट में, तो बचे कौन से, 3 और 5, तो उन दोनों का सम, 3 और 5 का सम। ठीक उसी प्रकार से 4 टाइम्स e, जो रिमेनिंग बचे हैं आपके y2, y4, y6 जो इवन वाले हैं, y2, y4 और y6, राइट। तो इसका जो जनरल, अब इस फॉर्मूले को मैं जनरलाइज कर देता हूं, देखिए कैसे। अगर आप देखेंगे तो अगर यहां पर हमने 6 भागों में बांटा है तो ऑर्डिनेट कितने हैं, देखिए 7 ऑर्डिनेट हैं, राइट। तो अगर आप n बराबर भागों में बांटेंगे तो n प्लस 1 ऑर्डिनेट आएंगे, ठीक। आई होप आई एम क्लियर। यहां पर हमने 6 बराबर भागों में बांटा था, 2 3 4 5 6 बराबर भागों में बांटा था, तो हमारे पास 7 ऑर्डिनेट आए थे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप n बराबर भागों में बांटेंगे तो आपके n प्लस 1 ऑर्डिनेट आएंगे, राइट। और सिम्पसन रूल में जो n का मान होता है वो इवन होता है, जो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होते हैं वो इवन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने 6 लिया है, वो जो इक्वल पार्ट होता है वो सम होता है, सम नंबर 2 4 6, तो यहाँ पे 6 भाग हमने लिया हुआ है। तो जब जनरलाइज फॉर्मूला इसका करेंगे तो क्या होगा, h/3। अब आप देखिए n बराबर भागों में आपने बांटा है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो जैसे ये y1 है आपका, ताकि क्लियर रहे, y1 है, y2 है, तो लास्ट वाला आपका yn प्लस 1 होगा, राइट। और ये आपका y3, y4, राइट, लास्ट वाला yn प्लस 1 होगा, क्योंकि जब आपने 6 बराबर भागों में बांटा है तो यहाँ पर 7 आया, यानी n प्लस 1। तो h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट y1 होगा और लास्ट yn प्लस 1 होगा, राइट। बस मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं एक फॉर्मूले के तौर पे बुक में दिया रहता तो मैं आपको इसको जनरलाइज करके बता दे रहा हूँ। फिर 2 टाइम्स जो ऑड ऑर्डिनेट रहेंगे, तो देखिए 3 5 और यहाँ पर n-1 है, यहाँ पे 6 बराबर भागों में बटा हुआ था तो यहाँ पर देखिए 5 आया था, ठीक है। तो उससे एक पहले जितने बराबर भाग होते हैं ठीक उससे पहले वाला आपका वहाँ तक जाएगा। देखिए 3 और 5, तो 3 5, यहाँ पर 5 ही था, अगला 7 होगा, ठीक है, अगर 8 बराबर भाग में बांटे तो, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, इस एग्जाम्पल समझे। उसके बाद 4 टाइम्स y2, y4 और yn, देखिए लास्ट क्या ऐड हुआ है, 6। 6 बराबर भाग में बांटे थे तो 6 आया था, 6 आया था y6, तो n बराबर भागों में बांटेंगे तो y1 yn, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। जस्ट समरी के तौर पे मैंने यहाँ पर ये वंस अगेन लिख दिया है, सिम्पसन 1/3 रूल या 1/3 नियम। इसे सिम्पसन फर्स्ट रूल भी कहते हैं या फिर सिंपली इसे सिम्पसन रूल भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। और इसकी खास बात क्या है कि n का मान इवन होगा, 2 4 6 8 इस प्रकार से, तभी ये रूल अप्लीकेबल है। उस केस में जो ये एरिया होती है a to b y dx
विच इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वाई को ही एफ एक्स भी कहते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स आप देखते होंगे जो लिखा रहता है, जो वाई का मान होता है वही एफ एक्स होता है, राइट। वो जो होता है एच बाई थ्री एफ प्लस एल, एफ क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट, प्रथम कोटि जो वाई वन होता है, एल क्या है, लास्ट ऑर्डिनेट, अंतिम कोटि, यानी वाई एन प्लस वन, अगर एन पार्ट है तो एन प्लस वन, ये हो गया वाई वन और ये वाई एन प्लस वन, राइट। एफ प्लस एल प्लस टू टाइम्स ओ, ओ का मतलब सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट, शेष विषम कोटियां जो बची थी y3 और y5, पहले और आखिरी को छोड़ करके, ध्यान रहे रिमेनिंग का यही मतलब है, पहला और आखिरी चूंकि ऑड था, ये कहाँ गया, 1 और 7 ऑलरेडी ऑड था लेकिन इसको हम जोड़ चुके थे तो ये कहता है रिमेनिंग ऑड, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। और ई का मतलब है सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, राइट। तो जो यहां पर था 2 4 और 6, राइट, 2 4 6, यहां पर रिमेनिंग इसलिए नहीं कहा है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब n का मान आपका इवन है यहां पर तो पहला और आखिरी ऑड होगा, उसको छोड़ देंगे तो बाकी जो इवन होगा उसी में आएगा, तो इवन में किसी को छोड़ना नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख लीजिए 2 4 और 6 था तो यहां पर सारे 2 4 6 आ गए, किसी को छोड़ना नहीं पड़ा। तो थोड़ा सा ये आपको बस इस फॉर्मूले का मतलब समझना होगा, ठीक है। वही फॉर्मूला जनरल रूप में मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी को ट्रेपीजॉइडल रूल से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसी क्वेश्चन को जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी आई एम नॉट एबल टू कॉपी दिस प्रॉपरली, ओके फाइन, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी, फाइन। तो ये ट्रेपीजॉइडल रूल का फॉर्मूला मैं बता देता, ये बहुत आसान होता है, ट्रेपीजॉइडल रूल बहुत आसान होता है। इसमें क्या है, जो ये एरिया निकलती है, राइट, मैं बार बार एरिया लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम निकाल क्या रहे हैं इस रूल से। एरिया ए टू बी मतलब लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, और वाई डी एक्स, ये एरिया जो होगी ट्रेपेजॉइडल रूल कहता है एच बाई टू, एच क्या है, स्टेप साइज, और इसमें पहला प्लस आखिरी यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, राइट। उसके बाद 2 टाइम्स जो रिमेनिंग बचा हुआ है y2 y3 y4 y5 y6, यहां पर पहला और आखिरी हो गया, तो उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचा है y2 से लेकर y6 तक, y2 से लेकर के y6 तक, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि h बाई 2 है, यही 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो इन जनरल इसका क्या है फॉर्मूला, h बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, राइट, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस ये यही जो 2 था यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, और जो बाकी रिमेनिंग ऑर्डिनेट हैं 2 3 4 5 6, राइट, जो भी हैं n तक, अगर n इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं तो n, इसके लिए n पे कोई कंडीशन नहीं होती है, n का मान इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसान होता है। 5 मार्क्स का बोर्ड में और यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा है आपका अंतराल 1 से 2 तक, यानी ये देखेंगे तो ये लिमिट है, ये a किसका मान है, a का मान, और 2 किसका मान है, b का मान, ये लिमिट है। अंतराल का मतलब a से लेकर b तक, राइट, ये अंतराल है, को 4 बराबर भागों में बांटते हुए, तो यहां पर n का मान कितना है, 4, हम 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं सिम्पसन नियम का प्रयोग करके, ठीक है। यहां पर साफ साफ लिखा है सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर, ठीक है। इंटीग्रल 1 to 2 dx अपॉन x हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में, और ये कई बार आपका बीटीई यूपी में पूछा गया है, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट है कि इस प्रश्न की सहायता से log 2 के मान की गणना कीजिए, राइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप a का मान बताएं, a क्या होता है, लोअर लिमिट, राइट। a का मान कितना है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, यहां देखिए लोअर लिमिट 1, और b का मान कितना है, अपर लिमिट b का मान 2, राइट। तो a और b का मान तो हमें पता चल गया,
ठीक, ये कितना हो गया 2 जो दिया गया है। कितने बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 4 बराबर भागों में बांटते हुए, यानी n का मान कितना है 4। और देखिए ये n का मान इवन है, तभी आप सिम्पसन रूल को अप्लाई कर सकते हैं, n का मान 4। तो जो स्टेप साइज होती थी, जो दो क्रमागत x के बीच का अंतराल होता था, x2 माइनस x1 या फिर x3 माइनस x2, वो कितना होगा, यानी h का मान कितना होगा, तो एक फार्मूला बताया था b माइनस a अपॉन n, राइट। तो b का मान हमारे पास 2 है, a का मान 1 है और n का मान 4 है। तो जो h का मान हो गया 2 माइनस 1 1 अपॉन 4। तो h का मान कितना हो गया, h इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ओके, तो हमारे पास सारे मान निकल गए। अब हमें क्या करना है, और y का मान कितना है कोई बताएगा? अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन है, राइट। तो जो इंटीग्रेशन होता है आपका, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन है। और आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू b, राइट। तो यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 अपॉन x, राइट। y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन x, राइट। देखिए ये dx का कोफिशिएंट y है, तो यहाँ पर dx का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन x, तो यही आपका y हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको टेबल बनानी है x के मान की और y के मान की। जैसे यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान आपको a होता है, आपको पता है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, मुझे टेबल बना लेने दीजिए। हम ऊपर x का मान लिख रहे हैं, राइट, यहाँ पर x का मान लिख रहे हैं और नीचे हम y का मान लिख रहे हैं। ओके, नीचे हम y का मान लिख रहे हैं, ठीक। और y बराबर है क्या, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। जो भी x का मान आएगा उसको 1 अपॉन x कर देंगे तो वो y का मान आ जाएगा। सबसे पहले आपका आता है x1, राइट। तो x1 बराबर क्या होता है आपका, अगर आपको ध्यान हो तो x1 कुछ नहीं, x1 आपकी लोअर लिमिट होती है। यहां पर देखिए x1 का मान किसके बराबर है, आपकी जो लोअर लिमिट है, ठीक है। x1 बराबर a होता है, तो x1 इज इक्वल टू a, x1 इज इक्वल टू a। और a का मान कितना है यहाँ पर 1, यहाँ देखिए a का मान कितना है 1, ठीक। अब आप जो है x2 का मान कैसे निकालेंगे, x2 का मान अगर देखेंगे तो जो x1 होता है उसमें h को जोड़ देते हैं, h को जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया था, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर x2 का जो मान है ये x1 प्लस h। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये x2 का मान निकालना है तो ये x1 है और ये दूरी h है, तो x1 प्लस h कर देंगे तो आपका x2 निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है और h का मान कितना है 1 अपॉन 4 यहाँ पर, राइट। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 4 हो गया, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 को आप लिख सकते हैं 4/4, तो ये हो गया आपका 5/4, राइट। ये बराबर हो गया 5/4, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। जो x3 का मान होगा वो x2 प्लस h होगा, यानी पिछले वाले में h को जोड़ देंगे। जो भी यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है ये x2 का मान है, इसमें h जोड़ देंगे, ठीक है। तो x2 का मान कितना है 5/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 6/4। और x4 का मान कितना होगा, x4 का मान होगा आपका, जस्ट सेकेंड, x4 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x3 है इसमें h जोड़ देंगे, पिछले वाले में h जोड़ देते हैं। तो x3 का मान है 6/4 प्लस 1, सॉरी x4 का मान मैं लिख देता पहले, x4 इज नथिंग बट x3 प्लस h,
तो x3 का मान है आपका 6/4, ये हो गया 6/4 प्लस 1/4, यानी ये हो गया 7/4, राइट। तो ये हो गया x4 का मान 7/4, ठीक है। अब जो x5 का मान होगा, x5 का जो मान होगा वो होगा x4 प्लस h। तो x4 का मान है 7/4 और h का मान है 1/4। तो 7/4 प्लस 1/4 ये 8/4, इसका मतलब 2। और हम कहाँ तक आगे जाएंगे, ध्यान रखें ये अपर लिमिट b है, तो जो x5 का मान है वो 2 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे जो अपर लिमिट है। और वैसे भी ध्यान रहे कि 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो आपके 5 भुज होंगे और 5 कोटि। तो ये पहला भुज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 भुज निकाल लिए, तो आगे नहीं जाएंगे, आपको वहां स्टॉप करना है। और ये ध्यान देना है कि जो 5वां भुज आया है वो अपर लिमिट के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है, ठीक है, फाइन। तो अब जो अब क्या करेंगे, आपके पास सारे x के मान आ गए हैं, राइट। और आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग y का मान अब निकालना है। जैसे x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2, राइट। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा मुझे इधर स्लाइड कर लेने दीजिए इसको, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, x1 की जगह, अच्छा y1 कैसे निकालेंगे, यहां पर मैं एक लाइन खींच देता, राइट। अगर आप y1 का मान निकालेंगे तो y1 बराबर 1/x1, राइट, 1/x1। और x1 का मान कितना है, 1/1, यानी y1 का मान कितना हो गया, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये आपका y1 हो गया, ठीक है। आप यहां पर एक बार देख लें, y इज इक्वल टू 1/x। तो जो भी आपका x दिया हुआ है उसको 1 में कर देंगे, तो वही आपका करस्पॉन्डिंग y हो जाएगा, राइट। तो यहां पर मान निकालेंगे y का, तो 1/1 विच इज इक्वल टू 1। यहां पर जो y का मान होगा, y इज इक्वल टू 1/x है, तो x का ये मान है 5/4, राइट। तो ये हो जाएगा 1/5/4। तो यानी ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 4/5, 5/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5, ठीक। यहां पर x का मान कितना है, x का मान आपका 6/4 है। 6/4 को हम लिख सकते हैं 3/2। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, इसको लिख सकते हैं 3/2, राइट। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेने दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो x का मान 3/2 है, तो और y का मान यहां पर कितना है, y का मान 1/x है, तो 1/3/2। तो ये हो गया 1/3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा, राइट। देखिए y का मान 1/x है और ये x का मान आया है, तो 1 कर देंगे, तो ये हो गया 1/7/4। तो ये हो गया आपका 4/7, राइट। और यहाँ पर जो x का मान है वो 2 है और y का मान 1/x है, तो 1/2, राइट। ये 1/2, ठीक। आपको जैसे आपने x का मान निकाल लिया है, राइट, ये x के सारे मान आपने निकाल लिए हैं, तो y का मान क्या करना है, 1/x, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x यहां पर दिया गया है, ठीक है, dx/x, राइट। तो इस प्रकार से आप y निकाल लेंगे, ठीक। तो अब जो x1 के करस्पॉन्डिंग y है, देखिए ये x1 के करस्पॉन्डिंग जो y है उसे y1 कहते हैं, तो ये आपका y1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, राइट। ठीक इसी प्रकार से x2 के करस्पॉन्डिंग ये y2, राइट, ये आपका y3, ये आपका y4 और ये y5, राइट, y5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2,
x3 के करस्पॉन्डिंग y3 और x4 के करस्पॉन्डिंग y4 और x5 के करस्पॉन्डिंग y5। आप ध्यान दे रहे होंगे अगर, तो चूंकि 4 बराबर भाग में बांटने को कहा था, तो जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो 5 आते हैं, एक ज़्यादा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब जो आपका फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। जस्ट सेकेंड, मुझे इसे कॉपी कर लेने दीजिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, ये यहाँ पर लिखा गया है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट सेकेंड, ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब देखिए ये h/3, तो h का मान के इसको आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू एच, तो ये 1/3 है बेसिकली, h/3 यानी 1/3 इंटू एच, और h का मान 1/4 है, 1/4। अगर फर्स्ट प्लस लास्ट देख रहे हैं तो y1 प्लस y5, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा y1 प्लस y5 इस क्वेश्चन के लिए, प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग ऑड। 2 टाइम्स रिमेनिंग ऑड में क्या बचा, 1 और 5 तो पहले और आखिरी में चले गए, तो रिमेनिंग कौन बचा, केवल 3 बचा, राइट। तो ओनली 3 है, इस बार और कोई नहीं है, तो सम का मतलब केवल y3 होगा, तो 2 टाइम्स y3 प्लस 4 टाइम्स जो इवन है, इवन में कौन कौन से हैं, y2 और y4, राइट, यही बचे हैं, y2 और y4 इवन, इनफैक्ट यही हैं ही, बचे नहीं हैं, यही हैं आपके। तो ये हो गया आपका y2 प्लस y4, और यही आपका आंसर होगा, इसे आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कैलकुलेट करने की। जस्ट सेकेंड, थोड़ा मुझे स्लाइड करना पड़ेगा। ओके, कहाँ से करें, ओके लेट मी ट्राई, मुझे थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सेकेंड, ओके, तो आपका यहाँ पर हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/3, और ये 1/3 इंटू 1/4, ये 1/12 हो जाएगा, 1/12, और y1 का मान आपका 1 है, यहाँ पर 1 है y1 का मान, ये आपका, और y5 का मान 1/2 है, तो प्लस 1/2 प्लस 2 टाइम्स y3 का मान है आपका 2/3, तो 2 टाइम्स 2 इंटू 2/3, ओके, प्लस 4 टाइम्स y2 का मान है आपका ये 4/5, 4/5 प्लस y4 का मान है आपका 4/7, 4/7, देखिए ये y4 का मान है आपका 4/7। अब मुझे इसे कॉपी कर लेने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ये हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया आपका 1/12, और ये हो जाएगा 3/2, प्लस ये हो जाएगा 4/3, प्लस 4 टाइम्स ये हो गया 35, और ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 20, राइट, तो ये हो गया 1/12, ये 1.5 हो जाएगा, प्लस 4/3 कितना हो जाएगा 1.333, 3 डेसिमल पॉइंट तक मैं ले रहा हूँ, प्लस 4 टाइम्स ये हो गया आपका, जस्ट सेकेंड, 48, तो ये 192 हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये 192 हो जाएगा, दिस इज 192/35, राइट, तो ये हो गया आपका 1/12, 1.5 प्लस 1.333 प्लस
ये डेसिमल के 3 डिजिट तक मैं लिख रहा हूँ 5.486, और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल के 3 डिजिट तक 0.693, राइट, 0.693। तो आपने इस इंटीग्रेशन को जो यहाँ पर दिया गया है, इसको सिम्पसन रूल से आपने कैलकुलेट कर लिया और आपका आंसर आया 0.693, राइट। आपका आंसर कितना आया? 0.693। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कट दिस एंड पेस्ट इट हियर। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट, मैं थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। ओके, ये इंटीग्रेशन आपका सिम्पसन रूल से 0.693 आया। तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट में अगर आप इसको एनालिटिकली कैलकुलेट करें, जस्ट अ सेकेंड, जो बी पार्ट है log 2 का मान बताना है, अगर आप इसे एनालिटिकली कैलकुलेट करें, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मेथड होता है या एनालिटिकल मेथड, तो इसका आंसर होता है log mod x, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 2 तक, तो ये हो जाएगा log अपर लिमिट mod 2 माइनस log mod 1। पॉजिटिव नंबर का मॉड सेम होता है, यानी ये हो गया log 2 माइनस log 1। log 1 किसी भी बेस पे क्या होता है? 0, तो ये क्या हो गया? 0। तो यहां से क्या बचा? log 2, राइट, log 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपने जब सिम्पसन रूल से कैलकुलेट किया ये इंटीग्रेशन, तो 0.693 आया, और जब आपने एनालिटिकल मेथड से कैलकुलेट किया तो log 2 आया। यानी सिम्पसन रूल से log 2 इज इक्वल टू 0.693। तो log 2 का मान कितना हो गया? 0.693। ध्यान रहे आपको, ये जो बेस होता है यहां पर, वो नेचुरल लॉग वाला होता है, बेस ई होता है, राइट। आई होप आपको ध्यान होगा, ये बेस ई होता है। तो ये जो log 2 का मान है, ये बेस ई पर है, राइट। ये log 2 यहां पर जो लिखा है उसका बेस ई है, उसका मान कितना होता है? 0.693। अदरवाइज आपको ध्यान होगा, अगर नहीं तो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, log 2 यही अगर बेस 10 हो जाएगा तो इसका मान 0.30 होता है। तो ध्यान रहे हम किस log 2 का मान की बात कर रहे हैं कि बेस क्या है। जब बेस आपका नेचुरल लॉग है, उस केस में 0.693 आता है। तो ये यहां पर जो दिया है वो नेचुरल लॉग का बेस है, ठीक है, ln है log 2। और जब log 2 बेस 10 निकालते हैं तो ये 0.30 डेसिमल के 2 डिजिट तक ये आता है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर से थोड़ा आज डिले हो गया, समझाने में ज़्यादा समय ले लिया मैंने, मुझे लग रहा है। आपको ये बताना है कि सिम्पसन के प्रथम नियम के लिए n का मान क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर सिम्पसन फर्स्ट रूल, ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो पार्ट 2 होगा। ओके, so thank you for watching this video.